नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास की इसी श्रृंखला में हमने पहले पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मतलब पूरा का पूरा पत्थर का काल। अब पढ़ेंगे साथियों पूरा पाषाण काल से आगे मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में साथियों हम क्या पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल का मानव असभ्य था, बर्बर था, आकेटक था, वो घुमंतू था, और जिसके बाद में वो जानवरों का शिकार करता था, लेकिन वो मांस को कच्चा खाता था। इन सभी चीजों पर हमने चर्चा की, और भी बहुत सारी चीजों को हमने पूरा पाषाण काल में समझा, जो आप उस वीडियो में देख सकते हैं पूरा पाषाण काल की। अब पढ़ेंगे साथियों हम मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल के मानव ने पूरा पाषाण काल के मानव की अपेक्षा क्या क्या नई चीजें सीखी है। उन्हीं चीजों पर हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, मध्य पाषाण काल का समय काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। साथियों, ये समय काल किस तरह से निर्धारित किया गया? ये समय काल निर्धारित किया गया है पत्थर औजारों को देखकर, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर, और मानव की दशा को देखकर, इन सभी को देखकर इस काल का एक लगभग लगभग अंदाजा लगाया गया है कि इस काल के मनुष्य ने जो भी हथियार औजार बनाए, उनमें क्या नहीं देखने को मिली चीजें। अब वो रहने लगा तो किस तरह से रहने लगा, और उसने अपने जीवन को किस तरह से थोड़ा व्यवस्थित किया है। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। जानकारी हमें, यानी कि मध्य पाषाण काल से साथियों हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी, साथियों हमें मध्य पाषाण काल के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी जिस व्यक्ति ने दी, सन 1867 में सी एल कार्ल इल नामक एक इतिहासकार थे, जिन्होंने इस काल के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी दी। दूसरा, इस काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ ये है कि लघु पाषाण काल मतलब लघु यानी होता है छोटा, मतलब छोटा, पाषाण यानी होता है पत्थर, यानी कि इसे छोटे छोटे पत्थरों का काल भी कहा जाता है। मतलब कि मध्य पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले ये काम किया, क्या किया जो पूरा पाषाण काल में नहीं किया, कि उसने छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया था? कि सर बड़े पत्थरों के औजार से उसका काम नहीं चल रहा था। जी हाँ साथियों, क्योंकि बड़े पत्थरों के औजार से वो क्या करता था, बड़े जानवरों का शिकार करता था। लेकिन जब छोटे छोटे पत्थरों का उसने औजार बनाया, तो वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। उसको छोटे छोटे जानवरों का मांस का भी टेस्ट होने लगा, क्योंकि जब छोटे जानवर को मारेगा तभी तो खाएगा। साथियों, अब पढ़ते हैं इनके औजारों के बारे में। मतलब कि इस काल के मानव के औजार छोटे छोटे पत्थरों के और धारदार थे। मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार थे, धारदार एकदम नुकीले औजार थे, कि एक बार अगर जानवर को लगे तो वो निपट जाए, उसकी कहानी वहीं इति सिद्ध हो जाए। मानव की दशा, यानी कि मध्य पाषाण काल के मानव की दशा कैसी थी? तो मध्य पाषाण काल यानी इस काल का मानव थोड़ा सभ्य हो गया था। किसकी अपेक्षा? पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। तथा इस समूह ये मानव समूह में रहने लगा था और अंत्येष्टि भी करने लगा था। मतलब कि जब मध्य पाषाण काल का मानव था, वो समूह में निवास करने लगा था और समूह में रहने लगा था, यानी कि झुंड बनाकर रहने लगा था। इसका भी साथियों एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब मनुष्य अलग अलग बटा हुआ रहता है तो उस पर किसी भी हिंसक जानवर के द्वारा हमला कर दिया जाता था, जिससे उसको वो निपट जाता था, उसको मतलब मार डालते थे जानवर। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार एकता में बड़ा बल होता है, अपन सभी क्या करें, एक झुंड में रहना शुरू कर दे, और जिससे बड़े से बड़े जानवर से हम निपट सकते हैं आसानी से। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया और वो सभी एक ग्रुप में रहने लगे। अब ग्रुप में रहने लगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में कुछ हमें बस्तियों के साक्ष्य भी मिलेंगे। यानी कि वो एक एरिया में रहता था, तो वहां पर उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी किया होगा उसके संबंधित हमें साक्ष्य मिलेंगे। तो जो मानव था मध्य पाषाण काल का, पहले पूरा पाषाण काल में अगर कोई मर जाता था तो उसको फेंक आता था, लेकिन उसने दिमाग लगाया ये भी अपना ही भाई बंधु है, अपन इसको फेंके नहीं, उसको दफना दे जमीन में। तो इसकी, ये तो मर ही गया अब, लेकिन इसके शरीर भी एकदम व्यवस्थित नीचे दफना दिया जाए, ताकि ये सुरक्षित रहे, हमें परेशान नहीं करे भूत बनकर। तो इसने उसने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो मध्य पाषाण काल का मानव
अंत्येष्टि करना सीख गया था, मतलब शरीर को वो दफना देता था। दूसरा, मानव पशुपालन करना भी करने लगा था। मानव पशुपालन करने लगा था और उसने अपना पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। ये भी एक सोचने वाला विषय है और ये परीक्षा में कई बार पूछा है कि मनुष्य ने अपना सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया, मतलब कुत्ते को बनाया। और आज के मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं है, वो भी सबसे ज्यादा कुत्तों का ही अपना पालतू जानवर बनाते। मतलब पालतू जानवर बनाने का एक सीधा सिंपल अर्थ ये है साथियों कि सीधा सिंपल ये अर्थ मान सकते थे कि जब उस जंगलों में शिकार करने जाता था तो कुत्ता दूर से ही अंदाज लगा लेता था कि यहाँ कोई जानवर है और या कोई कैसा जानवर है, उस तरीके से उसको अंदाजा रहता है। कुत्ते की एक अलग ही क्वालिटी होती है, वो सूंघने में माहिर, वो भागने में माहिर, वो भौंकने में माहिर, मतलब जितने उल्टे सीधे काम करने में सब में माहिर कुत्ता होता है। तो उसने क्या किया, आदि मानव ने अपने शिकार करने के लिए मतलब उसको सहूलियत हो, मतलब आसानी हो, इसलिए उसने क्या किया, कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया सबसे पहले। दूसरा पढ़ते हैं, मानव ने चाक पहिए का आविष्कार कर लिया जिससे मानव का जीवन थोड़ा आसान हो गया। यानी कि मध्य पाषाण काल के मानव को चाक यानी कि कुम्हार का चाक जो पहिया रहता है उसके बारे में उसको ने आविष्कार कर लिया। उसने आविष्कार क्यों किया साथियों, क्योंकि उससे उसने मटके भी बनाए। और दूसरा, अगर मान ली जाए वो कहीं जंगल में गया और उसे कोई बड़ा सा शिकार मिल गया तो उसने क्या किया, दो पहिए एक डंडे में फंसाए, उसकी एक गाड़ी बनाई, उस गाड़ी पर उसने उस जानवर को पटक लिया। जैसे कि यहाँ पर हम दो पहिए बना दिए, ये पहिए, अब यहाँ पर एक गाड़ी बना दी। अब गाड़ी बना दी तो यहाँ आसानी से ऐसी गाड़ी पर कोई से जानवर, बड़े से बड़े जानवर को पटक लिया और ले आए दो मानव खींचकर। तो उसने चाक पहिए का मतलब एक बड़ी क्रांति मान सकते हैं, जहां से उसने जानवरों के शिकार भी किए, पहिए से उसको ढोया भी सही, एक चीज को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मतलब किसी वस्तु को उसने पहिए की गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो यहां से परीक्षा सीधा क्वेश्चन क्या पूछती है कि पहिए का आविष्कार किस काल से संबंधित है, तो हमें बताना है कौन से काल से संबंधित है साथियों, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा, अब हम देखते हैं, मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर हमें साक्ष्य मिलना मानव अस्थि कंकाल के, अस्थि पंजरों के, तो हमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिलना प्रारंभ हुए। क्योंकि पूरा पाषाण काल के मानव के कहीं ना कहीं साक्ष्य भी कम ही मिले हैं और हड्डियां जो भी कंकाल थे उसके मतलब नष्ट हो चुके थे और थोड़े बहुत ही हमें उसके प्रमाण मिले। तो अगर अधिकतम मात्रा में देखें, मतलब कि अस्थि कंकाल को अधिकतम मात्रा में देखें हम हड्डियों को, तो हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे ज्यादा प्राप्त होती। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि महत्वपूर्ण चीज ये है कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, जहां से परीक्षा सीधा सट क्वेश्चन बनाती है और यही से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रश्न है और ये प्रश्न हमने क्या किया, तथ्यों के रूप में यहाँ पर लिख दिए। जैसे कि गुजरात में स्थित, गुजरात भारत का एक राज्य है जहां पर स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त लघु पाषाण उपकरण तो मिले हैं, इसके अतिरिक्त पशुओं के हड्डियां, कब्रिस्तान, मृत भांड भी प्राप्त हुए। इस क्षेत्र से लगभग 41 कंकाल प्राप्त हुए। यानी कि गुजरात का एक स्थान है लंगनाज, गुजरात का एक स्थान है साथियों लंगनाज, वहां से हमें अस्थि कंकाल तो मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं, लेकिन वहां पर हमें कुछ कब्र मिली मतलब समाधान मिले, जहां से लगभग कितनी मिली, 41 मिली। तो यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि कहां से हमें कब्रें अधिक मिली, तो कहां से मिली, गुजरात का एक लंगनाज नाम का स्थान है वहां से। अब मध्य पाषाण कालीन महादा, ये महादा है प्रतापगढ़ जिला, मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। हड्डियों और सींग से निर्मित उपकरण जैसे कि उस जमाने के कुछ आभूषण हो सकते हैं, हड्डियों के बने हुए, सींग के बने भी कुछ आभूषण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि साथियों उस जमाने में की महिला भी फैशन करती थी, मतलब अपने सजने संवरने के लिए वो जानवरों के हड्डियों के बड़े बड़े अच्छे हार बना लेती थी। और अभी हम आदिवासी जनजाति में बहुत सारी जनजाति पढ़ते हैं तो उनके गलों में हम देख सकते हैं वो कटर मालाएं,
और दूसरा, उन्होंने जानवर जो कि हिरन है उसके सींग के छल्ले बनाए, छल्ले बनाए तो उन्होंने हाथों की उसकी चूड़ियां बनाई, चूड़ियां बनाई, यहाँ तक चूड़ियां पहन लेती थी। अब यार मतलब हाथ है यार, इतनी चूड़ियों में कैसा हाथ उनका, मतलब दम तो है भाई साहब। दूसरा ये है G.R. शर्मा, ये भी एक इतिहासकार हुए जो महादा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया उन्होंने। G.R. शर्मा है, उन्होंने महादा के इन 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो कि एक क्षेत्र है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास प्राप्त हुए या इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं जानवरों के सींग से बने आभूषण प्राप्त हुए। कहां से हुए? बूचड़खाना, जहां से अधिकतम मात्रा में, यहां से तो हमें हुए ही हुए, लेकिन सबसे अधिकतम मात्रा में ये बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से प्राप्त हुए। और एक इतिहासकार है डॉक्टर जे नारायण पांडे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक में विचार विमर्श में उल्लेख किया है। पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श, यानी कि पुरातत्व के बारे में हमें जानकारी देने वाली एक पुस्तक। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है महादा सराय नहर से भी आभूषण और उपकरण प्राप्त हुए। मतलब ऐसा उस पुस्तक से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए। दमदमा एक क्षेत्र है जहां से हमें कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ी एकदम विशेष बात क्या है साथियों, वो हम देखते हैं। जैसे कि इन समाधानों में 5 युग्मित समाधान मिले। युग्मित मतलब जोड़े से समाधान मिले। क्या मिले? जोड़े से समाधान मिले। जोड़े का मतलब ये है कि अगर पुरुष मर गया तो उसकी पत्नी भी मर गई, उसके मतलब उसको भी उसके साथ दफनाया गया। या हो सकता है पत्नी मर गई तो पुरुष को भी दफनाया गया था। हो सकता है उस जमाने में सती प्रथा जैसी कुछ चीज होगी, या फिर सता प्रथा जैसी चीज होगी। कुछ थोड़ा सा हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन वहां से हमें 5 ऐसी कब्रें मिली, ऐसे समाधान मिले जहां से 2-2 की जोड़ी में क्या मिले हैं हमें? कब्र मतलब कंकाल मिले हैं। कहीं स्त्री का मिला, वहीं मानव का मिला, तो 5 ऐसे। और तथा एक समाधान में 3 कंकाल प्राप्त हुए, मतलब एक साथ 3 लोगों को दफना दिया गया, तो वो भी हमें यहां से मिला है। और जिसके बाद में लगभग कुल मिलाकर लगभग कितने 48 कंकाल प्राप्त हुए। 41 तो हमें यहाँ प्राप्त हो गए थे, लेकिन यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें? समाधानों को मिलाकर कहीं पर हमें तीन लोगों को दफनाया हुआ, तो कुल मिलाकर हमें लगभग 48 कंकाल प्राप्त हुए, मतलब 48 समाधान प्राप्त हुए हैं। और सराय नहराय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मतलब 4 मानव कंकाल को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि एक कब्र है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 मनुष्य को एक साथ दफना दिया गया है, जिसमें से हो सकता है 2 महिला हो, 2 पुरुष हो, या हो सकता है उसका पूरा परिवार हो। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के बारे में जानकारी मिली है। ये मध्य पाषाण काल से संबंधित जानकारी है। अब साथियों थोड़ा और बचा है, इसको हम आगे और बताते हैं आपको। अब देखते हैं नोट, यानी कि कुछ थोड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट। यहाँ की यानी कि सहरा नहराई जो हमने देखा था, यहाँ की कब्र और समाधि आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। मतलब कि जो मध्य पाषाण काल का मानव जिस निवास में रहता था, उस निवास के अंदर ही जो भी मर जाता था उसको दफनाता था। तो उसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं कि मानव को जिस घर में निवास करता था उसी घर में उस कब्र को, मतलब उस कंकाल या उस मनुष्य को दफना देता था। तो इसके प्रमाण भी मिले। और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में, मतलब मनुष्य ने कर लिया था, मध्य पाषाण काल में कर लिया था, प्रारंभ कर लिया था। इसके साक्ष्य भी मतलब इसके साक्ष्य हमें भारत से मिले। भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिले, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले, आदि जगहों से हमें मतलब पशुपालन के साक्ष्य भी मिले। पशुपालन करने का सिंपल सा अर्थ यही था साथियों,
मतलब कि जब मनुष्य पूरा पाषाण काल में क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था। उसने ये सोचा कि यार अपन जानवरों को शिकार करने में कहीं कहीं कई बार हमें नुकसान पहुंच जाता है, कई बार हमें क्षति हो जाती है। तो इसका मतलब अपन ऐसा ऐसा करते हैं कि जानवरों को अपन खुद ही पाल लेते हैं, और जब बड़ा हो जाए जब खुद मारकर आसानी से हम उसका मांस प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सिंपल अर्थ ये था कि जानवरों को पालने का उसका उद्देश्य दूध प्राप्त करना नहीं था, और खेती करना भी नहीं था। सीधा सिंपल सा अर्थ ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ मांस प्राप्त यानी कि अपने भोजन के लिए जानवरों को पालता था, क्योंकि बड़े हो जाए आसानी से शिकार करे और उसे उन्हें मांस प्राप्त हो जाए। दूसरा, इस काल के मानव ने जानवरों का शिकार तो किया है, साथ साथ वो मछली पकड़ना भी सीख गया था। जैसे कि उसने छोटे मोटे जानवर को मारा, उसकी हड्डी का कांटा बनाया और उसमें मांस मांस लगाकर उसने नदी में डाला और वहां से मछली को फंसाया, और मछली को फंसाया और उसको काट के बनाया और खाया। तो ये काम भी किया, क्योंकि उसने पशुओं को तो मार ही रहा था, फिर उसने धीरे धीरे मछली का पकड़ना भी शुरू कर दिया। इस काल की हमें यानी कि मध्य पाषाण काल की हमें पूरी जानकारी हमने सविस्तार चर्चा की है। साथियों, पूरी जानकारी एकदम इंफॉर्मेटिव है, मतलब कि पूरी की पूरी जानकारी एकदम परीक्षा उपयोगी है। और आप अब मध्य पाषाण काल से संबंधित मतलब परीक्षाओं में कोई सा भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको एकदम आराम से इस क्लास को देखना है और सुनना है, और जहां भी डाउट आए क्लास को देखकर क्लियर आसानी से हो जाएगा। और कुछ भी डाउट बने आपको तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।